हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये हमारी कॉम्बिनेटोरिक्स की थर्ड वीडियो है, थर्ड और लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% आएंगे और मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही। कॉम्बिनेटोरिक्स के अदर टॉपिक से आए ना आए, पर इस टॉपिक से जरूर आएंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लोगों को कंफ्यूजन रहता है और आते हुए भी गलत आंसर टिक कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है और थोड़ा सा हमें सतर्क होना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। तो वो कहाँ सतर्क होना है, किस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ जो आपके एग्जाम में है ना। ये क्वेश्चन देखिए, ये ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बताना है हमें इस एक्सप्रेशन का। इसी तरह टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स दिखाना है इसका। देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल देखते से हो सकता है, आप देखते ही बता देंगे कि इसका आंसर ये आएगा। अभी बताऊंगा ये कैसे आएगा, अभी आप धीरे धीरे चलिए आगे। देखिए, ये वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि 17th टर्म और 18th टर्म जो है वो इक्वल है, तो हमें एक ही वैल्यू बताना है, वैल्यू ऑफ ए। ठीक है। अब और क्वेश्चन ये देखिए, सम ऑफ कोफिशिएंट्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये 2 क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए, बढ़ते आगे। देखिए, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को देखने से पहले पहले हम देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है। बाइनोमियल का मतलब क्या है? बाइनोमियल का मतलब है टू टर्म्स। टू टर्म्स जैसे मैं लिखूं x प्लस वाई की पावर 1, ये क्या होगा? ये होगा x प्लस वाई। इसी तरह x प्लस वाई की पावर 2, ये क्या होगा? ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह x प्लस वाई की पावर 3, ये होगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। इसी तरह सिमिलरली x प्लस वाई की पावर 4 क्या होगा? x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4। ये मैंने कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हुए। अब इनमें हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। फर्स्ट में देखिए, इसमें x प्लस वाई की पावर क्या है? 1। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है? नंबर ऑफ टर्म आ रही है 1 और 2। इसमें x प्लस वाई की पावर है 2, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3, टोटल आ रही है 3। इसमें x प्लस वाई की पावर 3 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स है 4। और इसमें x प्लस वाई की पावर 4 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी 5। मतलब यदि पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? n प्लस 1। ये एक चीज जो हमने ऑब्जर्व की। अब नेक्स्ट चीज देखिए, इसमें देखिए सेकंड वाले में, इसमें x की पावर क्या है? 2। सेकंड टर्म में x की पावर क्या है? 1। थर्ड टर्म में x की पावर है 0। फर्स्ट टर्म में y की पावर क्या है? 0। सेकंड टर्म में y की पावर 1 है। थर्ड टर्म में y की पावर 2 है। जैसे इसमें देखिए, थर्ड वाले में x की पावर q है फर्स्ट टर्म में, फिर एक्स स्क्वायर, फिर x की पावर 0। y को देखिए, y की पावर 0 है फर्स्ट टर्म में, फिर y की पावर 1, y की पावर 2 और y की पावर 3। मतलब हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि x की पावर क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है, और y की पावर इंक्रीज होती जाती है। ये 3 चीजें ऑब्जर्व कर ली। ये चीज ऑब्जर्व कर ली, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, बाइनोमियल की स्टेटमेंट को देखते हैं। क्योंकि हमने x प्लस वाई की पावर 4 तक तो लिख सकते हैं, लेकिन यदि x प्लस वाई की पावर 10 आ गया तो कैसे लिखोगे? या x प्लस वाई की पावर 15 आ गया तब कैसे लिखोगे? तो इस चीज के लिए एक स्टेटमेंट होता है, इसलिए मैंने ऑब्जर्व कराया ताकि आपको वो अच्छे से समझ आए। स्टेटमेंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो ये स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई की पावर n इक्वल टू है nc0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन ncn तक, और x की पावर 0 y की पावर n। यहाँ पर देखिए, x की पावर एक एक कम होते जा रही है, n थी n माइनस 1 हो गई, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5 एंड सो ऑन n माइनस n, मतलब 0 तक हो जाएगी। यहाँ पर y की पावर 0 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 4 5 एंड सो ऑन n तक। तो ये तो होगा x और y। अब ये देखिए, nc0 nc1 nc2 nc3 आएगा, फिर एंड सो ऑन ncn तक। तो ये जो है, ये है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स।
और यही हमारे सिलेबस में हमें इनके बारे में पढ़ना है। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है, जैसे अभी मैंने आपको लास्ट में ये इस स्लाइड में बताया हुआ है कि इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 4, तो ये कैसे आया? तो ये वाला पैटर्न फॉलो करता है, NC0, NC1, NC2 एंड सो ऑन NCN तक। इसे के एग्जाम्पल से देखते हैं। अभी जो हमने लिखा वही देखते हैं एग्जाम्पल। x प्लस वाई की पावर 4 को लेते हैं। पहले हम x और y को लिखते हैं। पहले x को लिख लेंगे, x की पावर फर्स्ट टर्म में 4 आएगी, फिर x क्यू आएगा, फिर x की पावर 2 आएगी, फिर x आएगा और लास्ट में x की पावर 0 आएगी। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब y को देखते हैं। फर्स्ट टर्म में y की पावर 0 आएगी, फिर y की पावर 1 आएगा, फिर y की पावर 2, y की पावर 3, y की पावर 4 लास्ट टर्म में आएगी। अब कोफिशिएंट्स को देखते हैं, किन्हें? कोफिशिएंट्स को। फर्स्ट टर्म क्या होगी कोफिशिएंट्स की? NC0, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, 4C0, फिर 4C1, 4C2, 4C3, 4C4, और बीच में आ जाएगा प्लस, क्योंकि x प्लस वाई का निकाल रहे हैं। तो ये है हमारा x प्लस वाई की पावर 4। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो वही आएगा जो अभी हमारा पहले आया था। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और ऑब्जर्व करिए। यदि मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे सेकंड टर्म बताइए, तो आप बताएं, आप बोलेंगे पहली बात तो टर्म कितनी है? x प्लस वाई की पावर 4 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी n प्लस 1, मतलब 4 प्लस 1 5। यहीं पे मैं बोलूँ कि आप मुझे सेकंड टर्म बताइए, तो ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में 4C1 लिखा हुआ है, ना कि 4C2। इसी में कंफ्यूजन होता है, ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है? ये NCR के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो NCR की वैल्यू 0 से लेके n तक जाती है, तो NC0 वाला फर्स्ट टर्म है, NC1 वाला सेकंड टर्म है। तो जब भी बोले कि हमें जैसे थर्ड टर्म बताना है, तो थर्ड टर्म बोला है, लेकिन यहाँ पर R की वैल्यू आएगी 2। ये है थर्ड टर्म जिसमें R की वैल्यू आएगी 2। इस चीज़ में कंफ्यूजन होता है, हम R की वैल्यू 3 रख देते हैं, तो वो तो आ जाती है फोर्थ टर्म। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। अभी हम आगे देखेंगे वो वाले क्वेश्चंस, तो और समझ आएगा। बढ़ते हैं आगे। यह है बाइनोमियल कोफिशिएंट। NCR का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। जैसे आप निकालिए 4C2 को निकालिए और एक निकालिए 8C6। 4C2 निकालेंगे तो क्या आएगा? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये कट गया, 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही होता है, तो ये 2 से 4 जाएगा, तो आंसर आएगा 6। इसी तरह से सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 8 आएगा ऊपर, तो उसे हम खोल लेते हैं यहीं, फैक्टोरियल 6 तक खोलते हैं, अपॉन आएगा फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, तो ये कट गया, 2 से 4 जाएगा, 28 आंसर। तो आई होप आपने कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। नंबर ऑफ टर्म्स। अभी मैंने आपको बताया यदि x प्लस वाई की पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म आएगी n प्लस 1। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट क्या है? जैसे यदि लिखा हुआ है NCR, तो NCR और NCN माइनस आर की वैल्यू हमेशा सेम होती है। जैसे यदि मैं लिखूं 8C5, तो इसकी वैल्यू इक्वल होगी 8C3 से। आप निकाल कर देख लीजिए। इसे क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। 8 माइनस 3 आता ना यहाँ पर, और इसे कैसे लिखेंगे? फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5। तो ये तो सेम है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि NCR इक्वल टू होता है NCN माइनस आर। इस चीज़ से एक चीज़ और ऑब्जर्व कर सकते हैं, इन दोनों का आप सम करिए, इन दोनों का सम करने पे क्या आएगा? n। तो यदि आपको कभी क्वेश्चन आए, जैसे क्वेश्चन बोलता हूँ 8CA, a मत लीजिए, x लीजिए, 8CX इक्वल टू 8CY, तो यहां से आप क्या कह सकते हो? इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो x इक्वल टू वाई हो जाए, या फिर x प्लस वाई इक्वल टू 8 हो जाए। इसे एग्जाम्पल से दिखाता हूं। जैसे मैं एग्जाम्पल लूं, एग्जाम्पल लेते हैं 10CX इक्वल टू 10CY। तो हम क्या बोल सकते हैं? या तो
चलिए अब हम कुछ फॉर्मूलेस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पर है। फर्स्ट क्या है कि यदि NCR है उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल टू होती है NC(n-r) से। जैसे इसे एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे यदि लिखा हुआ है कि 8C5 तो वो हमेशा इक्वल होगा 8C3 से। आप सॉल्व करके देखिए, जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 इक्वल टू होगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5, तो ये तो इक्वल हो गया। इसी तरह एक एग्जांपल और देख लीजिए 7C2 तो ये इक्वल टू क्या होगा 7C5 के इक्वल होगा। सॉल्व करके देख लीजिए, दोनों की इक्वल वैल्यू आएगी। अब यहाँ से एक चीज़ और ऑब्जर्व करिए, देखिए ये बार इसे और इसे जोड़ने पर क्या आएगा 2 + 5 तो 7 आ रहा है, मतलब n, जैसे इन दोनों को जोड़ोगे r + n-r तो इसकी वैल्यू n आ रही है। तो यदि आपको एक क्वेश्चन आए 10cx इक्वल टू 10cy तो यहाँ से हम कह सकते हैं दो चीज़ें कह सकते हैं, या तो x इक्वल टू y हो जाए, या तो x इक्वल टू y होगा, या फिर x + y इक्वल टू 10। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ 10c3 इक्वल टू 10cy, हमें y की वैल्यू बताना है। तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक तो ये हो सकता है कि y की वैल्यू 3 हो जाए, तब भी दोनों सेम होंगे, या फिर 3 + y इक्वल टू 10 हो जाए, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 7। y की वैल्यू या तो 3 हो सकती है या 7, समझिए। नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि यदि आपको लिखा हो NCR तो हम इसे लिख सकते हैं n/r इंटू n-1 CR-1, मतलब n और r को हमने ऐसे लिख दिया n/r और दोनों में से एक घटा दिया। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम 8C5 लेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 8/5 7C4। अब इसे और भी ऐसे कर सकते हैं, 8/5 तो है ही, अब इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं 7/4 6C3 एंड सो ऑन, आगे भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा भी लिख सकते हैं NCR इक्वल टू n/r n-1 CR-1। नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि आपके सामने लिखा हो NCR प्लस NCR-r+1 तब आप इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं। कंबाइन करके क्या लिखेंगे n+1 CR+1। जैसे एग्जांपल के तौर पर 9C3 लिखा हुआ है प्लस 9C4 लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं इन दोनों कंबाइन करके 10C4, मतलब इसका भी एक प्लस करना है और इन दोनों में से जो ग्रेटर देन है उसे ले लेना है, तो हम लिखेंगे 10C4। ठीक है, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है NCR प्लस NCR+1 इक्वल टू होता है n+1 CR+1। ठीक है, बढ़े आगे, एक और बताइए। ये सभी आपको लिख लेना है ना एक जगह और फिर रिवाइज करना है। जैसे यदि लिखा हो NCR अपॉन NCR-1, मैंने क्या लिखा बड़े ध्यान से देखना है, ऊपर R है नीचे R-1 है, मतलब नीचे एक वैल्यू कम होना चाहिए। ठीक है ना, आप ऐसे याद रख लीजिए नीचे एक वैल्यू कम होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा n-r-1 अपॉन r अपॉन ये r वाला r। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। जैसे मैं लिखूँ 8C3 अपॉन 3 नहीं लेते हम, हाँ 3 ठीक है, और नीचे 8C2 आएगा, मतलब एक कम वैल्यू आना चाहिए। 8C2 है तो इसका आंसर आएगा 8 - 2 मतलब 6 अपॉन 3। तो इन दोनों को जब सॉल्व करोगे आंसर आएगा 2। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। इसे सॉल्व करिए तो क्या आएगा 8 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये 5 गया, 3 फैक्टोरियल से 6 गया, क्या आ रहा, ऐसे ही रहने देते हैं, वैसे 56 आ रहा है लेकिन ऐसे ही रहने देते हैं 8 × 7। अब इसे सॉल्व करते हैं नीचे वाले को, नीचे वाले को सॉल्व करिए 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ये गया और ये जाएगा 4। तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 4 से 8 जाएगा 2, तो फाइनल आंसर आएगा 2। तो आपको ध्यान क्या रखना है
एन सी आर अपॉन एन सी आर, अब ऐसे याद रखिए एन सी आर प्लस 1 अपॉन एन सी आर, ठीक है ना। नीचे की वैल्यू एक कम होना चाहिए, इसे उल्टा नहीं कर देना कि ऊपर की वैल्यू, आप ऐसे रखिए कि नीचे है इसलिए एक वैल्यू कम है, इसलिए नीचे की वैल्यू कम आएगी तब हम लिख पाएंगे एन माइनस आर, मतलब इन दोनों का डिफरेंस अपॉन ये आर प्लस 1, ठीक है, याद रखना है आपको। गलत काट दिया, आई होप समझ आ गया होगा। ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है और लिख लेना कि नीचे वाली वैल्यू एक कम होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अभी जितने भी फॉर्मूले बताए सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे यूज भी होंगे, उन्हें याद रखना है ना, एक जगह आप कॉपी में लिख लीजिए और बार बार रिवाइज करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे है इंपॉर्टेंट टर्म्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है जैसे जनरल टर्म, फिर हम पढ़ेंगे मिडिल टर्म, फिर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फिर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है, इन सभी को हम पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे जनरल टर्म से। जैसे ये है आपके बाइनोमियल थ्योरम का लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई की पावर एन, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म और ये है nth टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगी n प्लस 1, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रही है, n से जीरो से। टर्म को हम टी से डिनोट करते हैं। जैसे यदि आपसे कोई पूछे कि फोर्थ टर्म बताओ, फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म इसमें r की वैल्यू क्या आएगी, आप मुझे बताइए। फोर्थ मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड और इसके बाद आएगी फोर्थ, जिसमें आएगा NC3, मतलब r की वैल्यू आएगी जिसमें 3। उसे कैसे निकालेंगे, जैसे किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है ये, NCR, x की पावर क्या है, x की पावर लिखी हुई है n माइनस आर, देखिए यहाँ पे n माइनस 1 है तो n माइनस आर, n माइनस आर और y की पावर r, ये जो r है वही y की पावर होती है। तो टर्म क्या है, टी आर इक्वल टू टी आर प्लस 1, सॉरी अच्छे से लिखता हूँ, टी आर प्लस 1 इक्वल टू है एन सी आर, साफ टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर, एक्स की पावर n माइनस आर, वाई की पावर r, यह है टर्म। क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि फोर्थ टर्म बताइए, सिक्स्थ टर्म बताइए, या फिर फोर्थ और सिक्स्थ बराबर है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आप समझ गए कि टर्म कैसे निकालेंगे, ये इस फॉर्मेट में होती है एनसीआर, एक्स की पावर होती है n माइनस आर और वाई की पावर होती है r, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन करिए, इसका हमें फोर्थ टर्म बताना है, फोर्थ टर्म बताना है मतलब r की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 3, तो निकालिए r की वैल्यू 3 आएगी, तो 7c3, 2x की पावर होगी 7 माइनस 3 मतलब 4, माइनस वाई अपॉन 2 की वैल्यू की पावर होगी 3। इसे सॉल्व करिए। अब इसे आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। जैसे ये क्वेश्चन आपको टर्म 4 निकालना है, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म है मतलब r इक्वल टू क्या आएगा 3, तो इसे सॉल्व करिए। 12c3, x की पावर, यहाँ c नहीं लगाया, 12c3 x की पावर 12 माइनस 3 9, माइनस 2y की पावर 3। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, तो ये कट गया। 3 फैक्टोरियल का 6, 6 दूनी 12 इंटू एक्स की पावर 9 और यह आएगा 8 वाई की पावर 3 और माइनस 12 आएगा क्योंकि पावर 8 ऑड है ना। तो ये आ रहा है 220 इंटू एक्स की पावर 9, 8 इंटू वाई की पावर क्यू, 8 का मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर आ रहा है ये y की पावर 3। आई होप आपको आ गया होगा T4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके हमें फिफ्थ टर्म निकालना है, फिफ्थ मतलब यहाँ पर r की वैल्यू क्या आएगी 4, सॉल्व करिए। 7c4, 3 की पावर 3 माइनस माइनस एक्स क्यू अपॉन 6 की पावर 4, पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा ये, और इसे सॉल्व कर लीजिए आप, जो भी आंसर है। हम बढ़ते हैं आगे।
अब ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो हमें एक ही वैल्यू निकालना है, 17th टर्म और 18th टर्म इक्वल है इस एक्सप्रेशन की। तो 17th टर्म है तो आर की वैल्यू यहाँ 16 आएगी, यहाँ पर आर की वैल्यू 17 आएगी। दिखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा है पर सारी वैल्यू कट आएगी। कैसे सॉल्व करेंगे, 50c16 इसे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। 2 की पावर क्या आएगी 34, a की पावर 16 इक्वल टू 50c17 2 की पावर 33 a की पावर 17। अब यहाँ पर पहले कट आएगा, a की पावर 16 से a की पावर 17 काटेंगे तो a अकेला बचेगा। इस साइड 2 की पावर 33 से 34 काटोगे, यहाँ 2 अकेला बचेगा। इससे जब तोड़ोगे तो ये ऊपर आएगा फैक्टोरियल 50 अपॉन फैक्टोरियल 16 इंटू फैक्टोरियल 34 इक्वल टू फैक्टोरियल 50 अपॉन फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 33। ये तो कट गया ऊपर ऊपर। फैक्टोरियल 17 को जब आप खोलोगे तो क्या आएगा 17 इंटू फैक्टोरियल 16, तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, बचेगा सिर्फ 17। इसी तरह यहाँ भी जब इसे खोलोगे तो आएगा 34 इंटू 33 का फैक्टोरियल, तो 33 का फैक्टोरियल इसे काट देगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ 34 और ऊपर इस साइड बचा है 2 और इधर बचा है 8। जब 17 से 34 कटेगा 2 बार और 2 से 2 गया, a की वैल्यू आ रही 1। बस यही आंसर। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सप्रेशन के बारे में बताऊंगा। तो मैं आपको पहले उस जनरल टर्म पर ले आता हूं जो मैंने आपको इससे पहले बताई थी। यह हमारी जनरल टर्म। यदि इस जनरल टर्म में हम x की जगह पर 1 रख दें और y की जगह पर x रख दें तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा, 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू जहां जहां x है वहां 1 रख दीजिए और y की जगह पर x रख दीजिए, तो बनेगा nc0 x की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर 2 एंड सो ऑन ncn x की पावर n। तो ये हमें मिल गया 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सप्रेशन, ठीक है। इसी तरह यदि हम 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सप्रेशन निकालें तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर 1 रखेंगे और y की जगह पर माइनस एक्स रखेंगे, तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा, तो जहां जहां y की पावर इवन होगी वहां तो माइनस प्लस में बन जाएगा, लेकिन जहां जहां y की पावर ऑड होगी वहां पर माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि हम y की जगह पे x रख रहे हैं ना। तो क्या बनेगा, nc0 x की पावर 0 माइनस nc1 x की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर 2 एंड सो ऑन -1 की पावर n x की पावर n। ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया 1 माइनस एक्स की पावर n का, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो उस क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 1 प्लस एक्स की पावर 14 का, और उसका जो आर्थ टर्म है और r प्लस 1th टर्म है और r प्लस 2th टर्म है वो AP में, AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी होगी, उसमें यदि ABC अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो हम कह सकते थे कि 2b इक्वल टू a प्लस c होता है। बस इसी का यूज यहाँ पर होगा। पहले आप मुझे बताइए कि आर्थ टर्म है, तो आर्थ टर्म है तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या आएगी, ये तो टर्म है, r की वैल्यू आएगी r-1, क्योंकि टर्म एक ज़्यादा ही होती ना। इसी तरह ये r प्लस 1 टर्म है तो r की वैल्यू आएगी r, और यहाँ पर r की वैल्यू आएगी r+1, ठीक है। तो इसे इस एक्सप्रेशन में लगाते हैं 2 इंटू बी, बी मतलब ये, तो r+1 टर्म लिखिए, मतलब r इक्वल टू r, यहाँ पे r की वैल्यू r होगी 14cr x की पावर r इक्वल टू a क्या है, a में r की वैल्यू r-1 है, 14cr-1 x की पावर r-1 प्लस 14cr+1 x की पावर r+1। अब यदि आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका मिनिमम 3 से 4 मिनट जाएगा, और इतना टाइम नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन ये क्वेश्चन ऑप्शन से बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, हमें r की वैल्यू निकालना है। यदि r की वैल्यू 5 होती है तो मतलब ये क्या हो जाएगा 14c, r की वैल्यू 5 ली, यदि 5 होती है तो 14c 5, तो 14c 5 इक्वल टू होना चाहिए 14c
9 के, क्योंकि मैंने आपको थ्योरम पढ़ाई थी NCR इक्वल टू NC(n-r), ये फॉर्मूला पढ़ाए थे ना। तो ये इक्वल टू होना चाहिए, मतलब r की वैल्यू या तो 5 होगी या 9 होगी, लेकिन ऑप्शन में 5 के साथ 9 नहीं दिया, 8 दिया है फर्स्ट ऑप्शन में, तो ये तो आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन में दिया है 5 के साथ 9, तो ये आंसर हमारा ये आंसर होगा। आप और भी चेक कर सकते हैं, यदि r की वैल्यू 4 लोगे, आप r की वैल्यू 4 लीजिए, 14C4 इक्वल टू होना चाहिए 14C10 के, लेकिन 4 के साथ 9 लिया है, तो ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। वैसे लेंदी है लेकिन ये ऑप्शन से हो गया, वरना इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा कि आप सभी एक्सप्रेशन को खोलोगे, फिर कटेगा जो उसे काटोगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इसका मतलब हमें ऐसी टर्म निकालना है जिस टर्म में एक्स नहीं आना चाहिए, वो टर्म एक्स से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन से समझिए डायरेक्ट, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे ध्यान से देखिए। तो ये क्या एक्सप्रेशन है, ये है x माइनस 1/x की पावर 2, ये x माइनस 1/x एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना ये, और इसकी होल पावर है 10। तो क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया x माइनस 1/x की पावर 20। यही मैं आपसे पूछूं इसमें टर्म कितनी होंगी, तो टर्म्स बोलेंगे आप 21, क्योंकि टर्म एक ज़्यादा होती है। हमें निकालना है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो कुछ देर के लिए मान लेते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाली जो टर्म है वो है r+1। हमने मान लिया r+1, यदि टर्म r+1 है तो वो टर्म निकालिए, 20CR एक्स की पावर 20 माइनस r इंटू 1/-r माइनस 1/x की पावर, सॉरी माइनस 1/x की पावर r। अब x वाले टर्म को सॉल्व करिए, बाकी को छोड़ दीजिए, सिर्फ x वाले को सॉल्व करिए, सिर्फ इतने को। x की पावर क्या है 20 माइनस r, और यहाँ पर हम -1 बाहर निकालते हैं, -1 की पावर r हमने बाहर निकाल लिया, सिर्फ x को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर x की पावर आएगी -r, और ये मल्टीप्लाई में है, तो क्या आएगा x की पावर 20 माइनस r, तो आ रहा है x की पावर 20 माइनस 2r। देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ x बनने के लिए हमें x की पावर 0 होना चाहिए, तभी x की पावर 0 होकर वो 1 बनाएगा। मतलब ये जो लिखा हुआ है 20 माइनस 2r, ये इक्वल टू 0 के होना चाहिए, तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 10। r की वैल्यू 10 आई तो टर्म क्या होगी, वो टर्म होगी 11। हमसे टर्म पूछिए तो टर्म आ गई 11। यदि आपको समझ आया तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में और समझ आएगा। जैसे ये क्वेश्चन देख लिए, इसमें हमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बताना है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाली टर्म बताना है, हमसे टर्म पूछिए। मान लीजिए हमने वो टर्म मान ली है r+1, सॉल्व करिए, 6CR 3x² की पावर 6 माइनस r माइनस 1/3x की पावर r। इसे सॉल्व, मैंने क्या सॉल्व किसे करना है, जो x की पावर है सिर्फ उसे सॉल्व करिए, बाकी सबको इग्नोर करिए। तो x की पावर क्या है, तो 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 माइनस 2r, और यहाँ पर x की पावर क्या होगी, हमने बाहर -1/3 की पावर r निकाल लिया, यहाँ बचा 1/x, x की पावर आएगी -r, तो ये मल्टीप्लाई में x की पावर आएगी 12 माइनस 3r। अब x की पावर 0 होना चाहिए, तभी इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगा, तो 12 माइनस 3r इक्वल टू 0 होना चाहिए। r की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 4, r की वैल्यू 4 है, तो टर्म क्या होगी, वो टर्म होगी 5th। अब ये तो थोड़ी सी लंबी मेथड है, क्या इसका कुछ शॉर्टकट भी है जिससे हम जल्दी से निकाल सके कि वो टर्म कौन सी है, तो बिल्कुल है। हमारा आंसर क्या आया, r इक्वल टू आया 4 और टर्म आई है 5th। शॉर्टकट क्या है कि जो पावर है उसका मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, जो x की पावर है ऊपर, जो x की पावर है उसमें मल्टीप्लाई करिए 6 इंटू 2 अपॉन ये जो 2 है 2 प्लस 1, x की पावर क्या है 1 है ना, यहाँ नीचे, तो यहाँ आएगा 2 + 1 3, तो आंसर आ गया 4। ये आता है r की वैल्यू, ये क्या आती है r की वैल्यू। टर्म पूछिए तो टर्म होगी r+1, मतलब 5th, यही हमारा आंसर आया था। शॉर्टकट समझ आया, नहीं आया तो ये वाला देखिए क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। शॉर्टकट क्या है, ये पावर जो है 9 इंटू 2, एक्स की पावर इधर जो दी होगी 9 इंटू 2 अपॉन 2 + 1, 2 + 1 इक्वल टू 6, मतलब आर की वैल्यू आ गई 6। इसमें जो टर्म होगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी वो होगी 7th।
लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे वो टर्म नहीं पूछी, मतलब कौन सी टर्म ये नहीं पूछा, वो टर्म की वैल्यू क्या है वो पूछी है। तो इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालना होगा। तो वैल्यू निकालिए, 7th टर्म है, मतलब आर की वैल्यू 6 है, तो 9c6। अब x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 1/x लिखा हुआ है, क्या इसे सॉल्व करने की ज़रूरत है? मतलब ऐसा लिखने की ज़रूरत है क्या, एक्स स्क्वायर की पावर 9 - 6 मतलब 3 और -1/x की पावर 6? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कट पिट के तो कट ही जाना है ना, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। तो हमें सिर्फ इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करिए, 9 × 8 7 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2, 3 से 9 गया 3, 2 से 8 गया 4, 28 दिया 84, तो आपका आंसर आ गया 84। अब यहाँ पर हमने इसे सॉल्व नहीं किया, ठीक है ना, लेकिन यदि एक्स स्क्वायर का कुछ कोफिशिएंट दिया होता या -1/x का कुछ कोफिशिएंट दिया होता तो हम सॉल्व करते, क्योंकि फिर उसकी वैल्यू भी कुछ आती ना। यहाँ सिर्फ एक्स दिया था इसलिए हमने सॉल्व नहीं किया, क्योंकि एक्स तो कट ही जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 84। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन करिए, जो शॉर्टकट बताया पहले उसे सॉल्व करिए, इसमें आर की वैल्यू निकालिए। मैंने क्या बोला, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो 9 × 2 अपॉन ये जो 2 है, 2 प्लस यहाँ पर जो एक्स की पावर है 2 + 1 3, तो 3 से ही काटेगा तो 3, तो आ गया 6। आर की वैल्यू आ रही है 6, आर की वैल्यू 6 आ रही है, तो टर्म कौन सी होगी, 7th। पर हमसे टर्म नहीं पूछी, हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन वो बोल रहा है कि जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाली टर्म का एक्सप्रेशन है वो के है, तो हमसे 18 के की वैल्यू पूछी है। तो चलिए 7th टर्म निकालो, वो जो आएगा वो के इक्वल होगा, तो r = 6 आया, तो 9c6 3/2 एक्स स्क्वायर की पावर 9 - 6 मतलब 3 -1/3 एक्स की पावर 6। अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, मतलब एक्स वाले को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो कोफिशिएंट्स है सिर्फ उसे सॉल्व करिए। तो इसे खोलते हैं, 9 8 7 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2, ये है 3/2 का क्यू, तो 3 का क्यू अपॉन 2 का क्यू मतलब 8, -1/3 की पावर 6 है तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 1 मैं 3 का क्यू इंटू 3 का क्यू करके लिख देता हूँ ना, इसका मतलब भी 6 ही है, तो ये कट गया, ये 8 से 8 काट दो, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 काट दो, और क्या कट रहा है, ये 9 से 3 क्यू का सिर्फ 3 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आंसर आ रहा, 7/6 × 3 18। तो ये जो वैल्यू आई है ये किसके इक्वल है, ये है के इक्वल, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हमें 18 के की वैल्यू निकालना है, तो 18 के की वैल्यू आएगी 7, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए शॉर्टकट से जो निकलता है वो आर निकलता है, ठीक है ना, लेकिन यदि टर्म पूछी है तो हमें वो पूरी टर्म सॉल्व करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि कोई टर्म आर TR+1, ये TR+1 टर्म लिखी हुई है, यदि टर्म लिखी है NCR AX⁻n−r BY⁻r, तो इसे थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए। NCR A की पावर क्या आएगी n-r और B की पावर r, और यहाँ से x की पावर आएगी n-r और y की पावर r। तो यहाँ से जो NCR है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्या, बाइनोमियल कोफिशिएंट। लेकिन जो ये इन तीनों को मिला दीजिए, NCR A की पावर n-r B की पावर r, ये भी कोई नंबर है, इसे कहा जाता है कोफिशिएंट, और ये पूरी जो है इसे कहा जाता है टर्म। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा है या कोफिशिएंट पूछा है या वो टर्म पूछी है, ये तीनों में से क्या पूछा है वो उस टर्म पर डिपेंड करता है। यदि बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा है तो हमें सिर्फ NCR को सॉल्व करना है, यदि कोफिशिएंट पूछा है तो हमें इन सभी को सॉल्व करना है, मतलब जो x और y के कोफिशिएंट दिए हुए उसे भी सॉल्व करना होगा, और टर्म पूछिए तो पूरी टर्म सॉल्व करना है। जैसे एक क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में ये आ सकता है, हमें वो कोफिशिएंट निकालना है जो x की पावर 6 है, x की पावर 6 का कोफिशिएंट मतलब है ना, तो निकालते हैं। देखिए अभी तक हम शॉर्टकट से जो निकाल रहे थे वो निकाल पा रहे थे इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x की पावर 0 को,
लेकिन यहाँ हमें x की पावर 6 वाला कोफिशिएंट निकालना है, तो यहाँ पर शॉर्टकट नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला टर्म क्या है, इसे भी एक बार सॉल्व कर लीजिए। तो क्या निकलेगा, 12 इंटू टू अपॉन 2 + 1 3, तो क्या आएगा 8। तो यहाँ से इक्वल टू आर। तो इस एक्सप्रेशन का जो एट्थ नहीं 9th टर्म जो होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। लेकिन हमसे वो नहीं पूछा, हमसे पूछा है x की पावर 6 का कोफिशिएंट क्या है, अब वो निकालिए। तो एक लॉन्ग मेथड मैंने क्या बताई थी, उससे सॉल्व होगा ये। मान लीजिए वो टर्म है r+1, तो वो टर्म निकालिए 12c r x स्क्वायर की पावर 12 - r 2 अपॉन x की पावर r। अब सिर्फ इन्हें सॉल्व करिए, x वाले को, है ना। तो यहाँ पर क्या है, x की पावर 24 - 2r और यहाँ पर x की पावर -r, और ये मल्टीप्लाई में x की पावर क्या आएगा 24 - 3r। हमें x की पावर 6 चाहिए, मतलब 24 - 3r की वैल्यू आना चाहिए 6। वो कब आएगी, जब r इक्वल टू होगा 6। r की वैल्यू यहाँ पे जब हम 6 रखेंगे तब क्या होगा, 24 - 18 तो इक्वल टू 6। तो ये आ गई r की वैल्यू। लेकिन हमसे वो कोफिशिएंट पूछा है, तो वो वैल्यू निकालिए। r की वैल्यू, r इक्वल टू क्या है 6, मतलब टर्म आई 7th, तो वो निकालिए 12c 6 x स्क्वायर की पावर 6 2 अपॉन x की पावर 6। अब x वाले को सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ कोफिशिएंट निकालना है। तो इसे सॉल्व करिए, 12c 6 इंटू 2 की पावर 6। आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वही होगा आपका आंसर। सिंपल। बढ़ते हैं आगे। यह है कोफिशिएंट। हाँ, कोफिशिएंट पूछा था। यदि बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा होता तब हम सिर्फ इसे सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 6 को लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो वर्ड क्या लिखा हुआ है आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखा है तो सिर्फ एनसीआर को सॉल्व करेंगे। कोफिशिएंट लिखा है तो जो जो कोफिशिएंट होगा सबको सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि मिडिल टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। जैसे यदि कोई एक्सप्रेशन दिया हो x + y की पावर n, यदि पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, नंबर ऑफ टर्म होंगी n+1। कौन कौन सी होंगी, t1 + t2 + 3 t3 एंड सो ऑन, कहाँ तक tn+1। ये नंबर ऑफ टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, और ये n+1 टर्म है। n+1 क्यों, क्योंकि पावर n है। हमें ये निकालना है कि इन टर्म्स में से मिडिल टर्म कौन सी है। तो ये कैसे निकालते हैं, अब आइए वो देखते हैं। जैसे यदि मैं आपके सामने लिखूं, एग्जाम्पल से समझते हैं पहले हम, x + y की पावर 2। यदि पावर 2 है तो कितनी टर्म आएंगे, तो आप कहेंगे 3 टर्म आएंगे। 3 टर्म आएंगी, कौन कौन सी, t1 t2 एंड t3। इसमें पूछो कि मिडिल टर्म कौन सी है, तो आप कहेंगे t2 जो है मिडिल टर्म। वहीं पर यदि मैं x + y की पावर 4 लूँ तो कितनी टर्म्स आएंगी, 5 टर्म आएंगी, t1 + t2 + t3 + t4 + t5। यहाँ पर मिडिल टर्म कौन सी है, मिडिल टर्म आएगी थर्ड। इसी तरह यदि मैं लिखूं x + y की पावर q, पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म आएंगी 4, t1 + t2 + t3 + t4। अब यहाँ पर मिडिल टर्म कौन सी आएगी, तो आप कहेंगे t2 एंड t4 ये मिडिल टर्म। तो आपने देखा कि जब भी पावर इवन है तब मिडिल टर्म 1 आ रही है, और पावर जैसे ही ऑड हुई तो मिडिल टर्म 2 आ रही है। तो आपने कैसे निकाला, आप दो तरीके से निकाल सकते हो। या तो आप ऑब्जर्व करें कि पावर क्या है, जैसे पावर यदि इवन है, जैसे मैंने लिया पावर 6 है, यदि पावर 6 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 7। तो मिडिल टर्म क्या आएगी, मिडिल टर्म आपको निकालना आता होगा 7 + 1/2, मतलब फोर्थ टर्म जो है वो मिडिल टर्म है। ये फोर्थ टर्म आई है, आर की वैल्यू नहीं आई, आर की वैल्यू आएगी 3। फोर्थ टर्म है मिडिल टर्म। इसी तरह यदि पावर ऑड आती है, जैसे पावर हम लेते हैं 9, यदि पावर 9 है तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगी 10, नंबर ऑफ टर्म 10 है, तो उन 10th टर्म में 10 टर्म में मिडिल टर्म कौन सी होगी, मिडिल टर्म होगी 10/2 + 1, 10/2 एंड 10/2 + 1, मतलब फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म जो है वो होगी मिडिल टर्म। ये टर्म है, आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू आएगी 4 और आर की वैल्यू आएगी 3। अब या तो आप हर बार ऐसे ऑब्जर्व करें कि इतनी टर्म है, मतलब इतनी पावर है तो इतनी टर्म है, तो उस हिसाब से मिडिल टर्म कौन सी आएगी। या फिर एक तरीका और होता है, वो क्या होता है कि यदि x + y की पावर n है और यदि n इवन है
तो आर की डायरेक्ट आर की वैल्यू आती है, टर्म की वैल्यू नहीं आती, यहाँ पर आर की वैल्यू आती है। आर की वैल्यू क्या आएगी, n/2। इसी तरह यदि n की वैल्यू ऑड है तो आर की वैल्यू आएगी n+1, n-1/2 और n+1/2। फिर से लिख देता हूँ, n-1/2 और n+1/2, ये है आर की वैल्यू। टर्म कौन सी आएगी, टर्म एक ज़्यादा होगी। इसे एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। जैसे मैं यदि आपके सामने लिखूँ कि आपको मिडिल टर्म निकालना है x माइनस 2y की पावर 12, तो या तो ऑब्जर्व करो कि पावर 12 है तो नंबर ऑफ टर्म 13 होंगे, नंबर ऑफ टर्म 13 है तो मिडिल टर्म होगी 13+1/2, मतलब 7th टर्म है वो मिडिल टर्म होगी। और मिडिल टर्म अभी हम निकालेंगे। लेकिन एक तरीका और क्या हो सकता है कि डायरेक्ट आर की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यदि पावर इवन है तो n/2 करते हैं, यदि पावर इवन है मतलब 6, यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 6, तो डायरेक्ट मिडिल टर्म निकाल लो, 12c6 x की पावर 6 माइनस 2y की पावर 6, ऐसे सॉल्व कर लो। यदि मैं बोलूँ कि आपको मिडिल टर्म निकालना है x माइनस 2y की पावर 12 की, अब यहाँ पर पावर देखिए 12 है तो पहले ऑब्जर्व करते हैं कि पावर 12 है तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगी, टर्म आएंगी 13, तो मिडिल टर्म कौन सी होगी 13+1/2, मतलब 7th टर्म जो है वो मिडिल टर्म है। 7th टर्म निकालने के लिए आर की वैल्यू आएगी 6, आर की वैल्यू ऐसे निकालना पड़ेगा। और यदि आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, n की वैल्यू यहाँ पर क्या है इवन, तो इवन में मैंने क्या बताया, आर की वैल्यू आएगी n/2, तो यहाँ से 12/2 मतलब 6, आर की वैल्यू आ गई 6। पर आप ये याद कैसे रखेंगे कि इवन आएगा तब हम n/2 करेंगे और ऑड आएगा तो n-1/2 और n+1/2 करेंगे। तो इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है कि यदि इवन है मतलब 12 आया मान लीजिए, तो क्या ये 2 से भाग जाता है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल जाता है, तो जाता है तो बिल्कुल दो ना, भाग 2 से जाता है तो बिल्कुल देंगे, n/2 कर देंगे। लेकिन यदि भाग नहीं जाता है, जैसे n की यदि 12 की जगह 30 लिखा होता है तो ये तो 2 से भाग नहीं जाता है, नहीं जाता है तो यह आ जाएगा n-1/2 और n+1/2। समझ गए मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे। कुछ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मुझे आप बताइए कि 3x माइनस 2/x² की पावर 15, इसका मिडिल टर्म बताइए। तो पावर क्या है, ऑड है, ऑड है तो मतलब 2 का भाग नहीं जाता, नहीं जाता है तो कैसे देंगे, 15-1/2 मतलब 14/2 7, ये आर की वैल्यू आ गई 7 और आर की वैल्यू आ गई 8, 15+1/2 है ना, आर की दो वैल्यू आ गई, ये दोनों है मिडिल टर्म की आर वैल्यू। टर्म कौन सी होंगी, 8th टर्म और 9th टर्म, लेकिन ये तो आर की वैल्यू है, आर इक्वल टू ठीक है ना। तो निकालिए क्या आएगा, 15c7 3x की पावर 8 माइनस 2/x² की पावर 7, एक ये टर्म आएगी और एक और टर्म आएगी 15c8 3x की पावर 7 माइनस 2/x² की पावर 8, एक टर्म ये आएगी, ये दोनों मिडिल टर्म। समझ गया, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बाइनोमियल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट और टर्म बताना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, आप बताइए फिर से क्या लिख सकते हैं, एन सी आर ए एक्स की पावर n-r बी वाई की पावर r, तो इसे थोड़ा अलग कर लेते हैं, एन सी आर ए की पावर n-r बी की पावर r एक्स की पावर n-r वाई की पावर r। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, ये है बाइनोमियल कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है, ये पूरा यदि मिला लें तो ये है कोफिशिएंट, और ये पूरा है टर्म, क्या है टर्म।
क्लियर हो गया ना? बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम देखेंगे ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब हमें एनसीआर को देखना है, हमें ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना है। तो इसकी एक ट्रिक होती है कि जो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है वो कौन सी टर्म का होता है? वो होता है मिडिल टर्म का। और मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं वो हमने अब भी देखा है। जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे यदि मैं आपसे बोलूं क्या बताइए 3 माइनस 5x की पावर 15, इसका ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा? मैंने आपको बोला ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट मिडिल टर्म का होगा। मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? यहाँ पर n क्या है? n है 15 जो कि है ऑड, तो जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता, 2 से डिवाइड नहीं होता तो क्या करेंगे? n माइनस 1/2 n प्लस 1/2 करेंगे। तो क्या हुआ? 14/2 मतलब 7, 16/2 मतलब 8। r की वैल्यू या तो 7 है, r की वैल्यू 7 और 8 दोनों आ रही है। हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना है, मतलब एनसीआर निकालना है, मतलब 15c 7 निकालेंगे या फिर 15c 8 निकालेंगे, लेकिन इन दोनों की वैल्यू तो सेम आएगी ना, तो इसलिए या तो 15c 7 निकाल लो या 15c 8 निकाल लो। तो इसका जो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा वो होगा 15c 7 या 15c 8। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना? ये बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा था इसलिए हमने एनसीआर लिखा, लेकिन सिर्फ ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बोलता तब हम पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते, क्योंकि इसमें 3 और 5 का यूज होता, फिर जो कोफिशिएंट आता वो आंसर होता हमारा। लेकिन यहाँ पर ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, जैसे यदि मैं बोलूँ 7 माइनस 5x की पावर n, तो इसका ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा? n क्या है? इवन है ना, इवन है तो बस डिवाइड 2 से भाग जा रहा है तो 2 n/2 कर देंगे, तो मतलब 5, r की वैल्यू आ गई 5। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा 10c5, ठीक है? अब ये तो उस टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको कोई एक्सप्रेशन दिया होगा, लेकिन यदि आपसे ऐसा पूछा जाए कि 7c k, आप बताइए इसमें k की वैल्यू क्या रखें कि हमें ग्रेटेस्ट, इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट प्राप्त हो। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 7, तो वही ट्रिक यहाँ भी होगी कि 7 है, इसमें 2 का डिवाइड करिए, 2 का डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, मतलब नहीं हो रहा है तो एक घटाइए एक जोड़िए फिर 2 का डिवाइड करिए, मतलब 7 माइनस 2, 7 माइनस 1 मतलब 6/2 और 8/2। तो मतलब k की वैल्यू या तो से 3 होगी या फिर 4 होगी, तो या तो 7c3 निकाल लो या 7c4 निकाल लो, दोनों की वैल्यू सेम आना है। इसी तरह यदि कोई बोले कि 8ck, k की जगह क्या रखें कि इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट आए, तो यहाँ पर n की वैल्यू है 8, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? हो रहा है तो 2 ना, तो बस 8/2, मतलब r की वैल्यू आ रही है और r यहाँ पर k है, k की वैल्यू आ रही है 4, तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी 8c4 में। समझ आ गया? यदि n की वैल्यू ऑड है तो कैसे करेंगे, इवन है तो क्या करेंगे? बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये आपके एग्जाम का है, एनवीएस 2022 में जो आया था। इसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमें ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बताना है, इसका 1 प्लस एक्स की पावर 10 का। यहाँ पर ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की बात हो रही है ना, यदि x का कुछ कोफिशिएंट होता तो उसका यूज होता, लेकिन यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्ट 10c5 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये है इवन, और इवन में मैंने क्या बताया था कि 2 से डिवाइड जा रहा है क्या? इसमें जा रहा है तो 2, मतलब 10/2, तो r की वैल्यू आएगी 5, तो हमने रख दिया 10c5, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। ये कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आ गया। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ये वाले, ठीक है ना, हल्के में नहीं लेना। बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम रिमाइंडर निकालना सीखते हैं कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। जैसे यदि मैं लिखूं कि यहाँ पर है 17/5, तो इसका क्या रिमाइंडर आएगा? तो आप कहेंगे इसका रिमाइंडर आएगा 2। तो ये है पॉजिटिव रिमाइंडर। एक नेगेटिव रिमाइंडर भी होता है, तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा? -3। वो कैसे? 5 चौको 20 होता है, तो 17 20 से कितना कम है? 3 कम है, इसलिए इसका नेगेटिव रिमाइंडर है -3 और पॉजिटिव रिमाइंडर है 2।
इसका यूज़ कब करते हैं? इसका यूज़ करते हैं हम बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने, बड़े बड़े क्वेश्चन का जब रिमाइंडर निकालना होता है तब, क्योंकि कई बार पॉजिटिव रिमाइंडर बड़ी संख्या हो जाती है और नेगेटिव रिमाइंडर छोटी संख्या रहती है, तो हम नेगेटिव रिमाइंडर का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, क्वेश्चन है 51 की पावर 25 अपॉन 13। अब इसका पॉजिटिव रिमाइंडर निकालेंगे तो वो तो 12 आ रहेगा, लेकिन इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या आ रहा है? 13 चौको 52 होता है, जो कि मतलब -1, इसका नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। तो क्या आया? -1 की पावर 25। तो पावर ऑड है तो इसका फाइनल आंसर आएगा -1। तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो होगा -1। तो जब भी नेगेटिव में रिमाइंडर आए, जैसे -1 आया, तो हम 13 में से 1 माइनस कर देंगे, तो आएगा इसका फाइनल आंसर 12। इसी तरह सेकंड एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि मैं लिखूं 43 प्लस 78 अपॉन 7, इसका रिमाइंडर बताइए। तो इसे अलग अलग रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं या फिर ऐड करके भी निकाल सकते हैं। पहले अलग अलग निकालते हैं हम तो। इसका रिमाइंडर आ रहा है 1, 6 7 42 होता है ना, और इसका भी आ रहा है 1, तो दोनों रिमाइंडर के बीच में प्लस है तो हम दोनों को जोड़ देंगे, तो इसका फाइनल रिमाइंडर आएगा 2। आंसर आ गया 2। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यदि मैं लिखूं 3 की पावर 243 अपॉन 5, इसका रिमाइंडर निकालिए। देखिए कि 3 की पावर 243 है, हम क्या करते हैं, एक 3 बाहर ले लेते हैं और मल्टीप्लाई 3 की पावर 242। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि मैं इसे 9 बनाना चाहता हूँ। 9 क्यों बनाना है? क्योंकि 9 बनाऊंगा ताकि उसका रिमाइंडर -1 बन जाए, क्योंकि 5 से यदि 9 को डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आता है? -1। अब 9 बनाने के लिए मुझे चाहिए 3 स्क्वायर। अब ये तो 2 से डिवाइड होता नहीं है, इसलिए मैंने एक 3 बाहर निकाल लिया। अब बचा 3 की पावर 242। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 स्क्वायर की पावर 121 लिख सकते हैं अपॉन 5। अब रिमाइंडर निकालिए। इसका रिमाइंडर तो 3 आ रहा है, ठीक है। इसका रिमाइंडर क्या आएगा? ये तो 9 हो गया, तो इसका रिमाइंडर आएगा -1। तो 3 इंटू -1 की पावर 121 अपॉन 5। -1 की पावर ऑड है, तो इसका फाइनल आंसर आएगा -3। ये 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 आ गया रिमाइंडर। रिमाइंडर माइनस में है जो कि 3 है माइनस का, तो हम 5 में से 3 माइनस कर देंगे, फाइनल आंसर आएगा 2। समझ आया? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे यदि मैं लिखूं 3 की पावर 22 अपॉन 7, हमें इसका रिमाइंडर निकालना है, ऐसा क्वेश्चन आया। तो देखिए 7 का आप एक बार टेबल पढ़िए, तो 7 को 28 होता है। क्या होता है? 7 इंटू 4 28। ये 27 के बहुत पास है, मतलब 27 के बहुत पास है, तो हम 3 की पावर 3 करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो 3 से डिवाइड होता नहीं है, लेकिन 21 3 से डिवाइड होता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर 21 अपॉन 7। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 की पावर 3 की पावर 7 अपॉन 7। अब ये बन गया 27, तो 3 इंटू 27 की पावर 7 अपॉन 7। अब रिमाइंडर निकालो। इसका रिमाइंडर तो 3 आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? -1 है ना, 7 को 28 होता है, तो -1 आ गया। -1 की पावर 7 -1 होगा, फाइनल आंसर आ रहा है -3। अब रिमाइंडर माइनस में आ रहा है जो कि -3 है, तो फाइनल आंसर होगा 7 - 3 = 4। तो फाइनल आंसर आएगा 4। आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करना है? हमें 3 की पावर 2022 अपॉन 5 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर निकालना है। देखिए 5 दूनी 10 होता है और 3 तिरका 9 होता है, ये बहुत पास है। रिमाइंडर 1 आएगा, मतलब जो भी है -1 या 1। तो हम इसे 3 की पावर 2 बनाना चाहते हैं, तो बना दीजिए। 3 की पावर 2 1011 अपॉन 5, तो ये तो 9 बन गया। तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा -1। तो -1 की पावर 1011 जो कि ऑड है, मतलब ये -1 आ रहा है इसका रिमाइंडर। रिमाइंडर माइनस में आ रहा है, तो क्या करेंगे? 5 - 1 = 4। फाइनल आंसर आएगा 4। समझ गए होगे आई होप। बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, है ना। इसके भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको इसमें भी कुछ आपको ध्यान रखना है, कुछ फॉर्मूला है वो देखते हैं।
फर्स्ट है कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन NCn, इनका जब ऐड करो तो वो इक्वल टू होता है 2 की पावर n के। क्या किया मैंने, NC0 से लेकर NCn तक सबको ऐड किया तो वो इक्वल टू होता है 2 की पावर n के। इसी तरह यदि NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 0। ऐसा कैसे होता है, क्योंकि देखिए ये है NCn, इससे पहले क्या आएगा NCn माइनस 1, इससे पहले क्या आएगा NCn माइनस 2। तो देखिए NC0 और NCn की वैल्यू सेम है तो आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि वही वाली थ्योरम लग रही है। NCr इक्वल टू होता है NCn माइनस r, तो ये दोनों की वैल्यू सेम है और यहाँ पर प्लस माइनस का अल्टरनेट हो जाता है इसलिए ये कट जाते हैं। इसी तरह NC1 और NCn माइनस 1 ये भी सेम है इसलिए ये भी कट जाएगा। ऐसे ही कटते रहेंगे और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर वो फॉर्मूला भी लिख लीजिए, कौन सा, NCr प्लस NCr प्लस 1 इक्वल टू होता है n प्लस 1 CR प्लस 1। इस एग्जाम्पल से बताया था, जैसे 7C5 प्लस 7C6 है तो इसको लिख सकते हैं 8C6, है ना। तो इस पर क्वेश्चन वो करते हैं, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्या बोल रहा है, 6C0 प्लस 7C1 प्लस 8C2 प्लस 9C3 एंड सो ऑन 12C6, इनका हमें सम बताना है। पहले आप मुझे बताइए 6C0 की वैल्यू क्या होती है, तो 6C0 की वैल्यू होगी 1, है ना, और 7C0 की वैल्यू, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो क्या हम 6C0 की जगह 7C0 लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो 7C0 प्लस 7C1 ये कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे 8C1। अब 8C1 और 8C2 कंबाइंड होकर बनाएंगे 9C2, 9C2 और 9C3 कंबाइंड होकर 10C3। ऐसे कंबाइंड होते हुए यहाँ पर लास्ट में क्या बचेगा 13C6। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 13C6। एक एक बढ़ते जा रहे हैं, जैसे 7 था तो 7 बाई 8 पहुंच जा रहा है, 8 से 9, तो यहाँ लास्ट वाला 12 है तो 12 से 13 पहुंच जाएगा, तो 12C6 और ये 6 ही रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इन दोनों को जब कंबाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 आ रहा है ना, जब इन दोनों कंबाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 आ रहा है, इन दोनों कंबाइन कर रहे हैं यहाँ पे 3 आ रहा है, ऐसे ही लास्ट वाले कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। आपका फाइनल आंसर आएगा 13C6। आई होप समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें 11C0 से लेकर 11C5 इस सम की वैल्यू निकालना है। हमें इसकी वैल्यू तो नहीं पता लेकिन इसकी वैल्यू जरूर पता है, किसकी, 11C0 प्लस 11C1 प्लस 11C2 प्लस 11C3 प्लस 11C4 प्लस 11C5 प्लस 11C6 प्लस 11C7 प्लस 11C8 प्लस 11C9 प्लस 11C10 प्लस 11C11 की वैल्यू क्या होती है 2 की पावर 11। हमें सिर्फ इनकी वैल्यू निकालना है, इनकी वैल्यू हमें नहीं पता है बाकी जो बचे हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिए ये लिखा हुआ है 11C6, क्या 11C6 11C5 के बराबर नहीं होता, तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। इसी तरह 11C7 11C4 के बराबर होता है, और ये 11C3 के, ये 11C2 11C1 11C0। तो मतलब हम लिख सकते हैं ये दो बार लिखे हुए हैं, तो 2 इंटू 11C0 प्लस 11C2 प्लस 11C5 तक सब दो बार लिखे हुए हैं, तो हमने बाहर 2 कॉमन ले लिया, इक्वल टू 2 की पावर 11। अब 2 यहाँ जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड कर दो तो फाइनल आंसर आएगा 2 की पावर 10, मतलब 1024। ये आपका फाइनल आंसर है। इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1024। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब कई बार सम ऑफ कोफिशिएंट पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे लिखा होता है 45x माइनस 49 की पावर 4। इसमें हमें निकालना है सम ऑफ कोफिशिएंट। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बड़ा आसान है, बस x की जगह पर रख दो 1, x की जगह पर 1 रखोगे तो क्या आएगा 45 माइनस 49 की पावर 4, क्या आएगा 4 की पावर माइनस 4 की पावर 4। फाइनल आंसर आएगा 256।
तो इनके कोफिशिएंट का सम आएगा 256। बस इतना ही करना होता है, एक्स की जगह पे 1 रख दो। इस पर एक क्वेश्चन भी आया था, पहले वो करा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें बताना है सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द एक्सप्रेशन x + 1 की पावर 5। इसमें हमें निकालना है सम ऑफ कोफिशिएंट्स। तो मैंने क्या बोला, बस x की जगह पे 1 रख दो। 1 + 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, क्या आएगा 32। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन और आ सकता है आपके एग्जाम में। यदि लिखा हो 1 + x की पावर 50, हमें निकालना है सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है, लेकिन ऑड पावर के। किसके? ऑड पावर के सम ऑफ कोफिशिएंट बताइए। मुझे बताइए कि जब इस एक्सप्रेशन को हम खोलेंगे तो कितनी ऑड पावर आएंगी। तो जितनी ऑड पावर आती हैं उतनी ही इवन पावर आती हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो आधे ऑड पावर हैं, आधे इवन पावर है। तो हम क्या करते हैं, इसके पूरे कोफिशिएंट के हम सम निकाल लेते हैं। जो भी सम आएगा उसे हम हाफ कर देंगे, तो आ जाएगा ऑड का, और बाकी जो हाफ बचा वो इवन का, है ना। जितने ऑड होंगे उतने इवन है। तो क्या करना है, इसके सम ऑफ कोफिशिएंट निकाल लिए, एक्स की जगह पे 1 रखिए, तो क्या आएगा 2 की पावर 50। ये आ गया सम ऑफ कोफिशिएंट। लेकिन ये है पूरे, लेकिन हमें निकालना है सिर्फ ऑड पावर के, मतलब आधे। तो 2 की पावर 50 में अपन 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 2 की पावर 49। फाइनल आंसर आएगा 2 की पावर 49। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, ऑड पावर का सम निकालना है या फिर इवन का। तो जितनी ऑड होंगी पावर होती है उतनी इवन पावर होती है, इसलिए फाइनल आंसर में हम 2 का डिवाइड कर देंगे। आई होप समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यदि आपके एग्जाम में ऐसा लिखा आता है कि C और यहाँ पर 0 और 2 इस साइड लिखा हो, या ऐसा, और ये 2 इस साइड लिखा होगा, तो इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है NC0 की पावर 2 प्लस NC1 की पावर 2 प्लस NC2 की पावर 2, मतलब NC0 इंटू NC0 प्लस NC1 इंटू NC1 प्लस NC2 इंटू NC2। या तो ऐसा लिखा आएगा, या फिर लिखा हो कि 4C0 और 2 भी इधर लिखा हो, प्लस 4C1 और इधर 2 लिखा हो, प्लस 4C3 और यहाँ पर 2 लिखा हो। इसका मतलब भी यही है, 4C0 की पावर 2 प्लस 4C1 की पावर 2 प्लस 4C3 की पावर 2। क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन आया, वो बताता हूँ। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 15C0 और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, 15C0 की होल पावर 2 माइनस 15C1 की होल पावर 2 प्लस 15C2 की होल पावर 2 माइनस 15C3 की होल पावर 2 एंड सो ऑन माइनस 15C15 की पावर 2। आप देखेंगे ये इवन में प्लस आ रहा है और ऑड में माइनस आ रहा है। अब आप मुझे बताइए 15C0 की वैल्यू 15C5 के बराबर, 15C15 के बराबर होगी। तो आप कहेंगे बिल्कुल, तो हम इसे लिख सकते हैं 15C15। तो 15C15 जो कि प्लस वाला है, और यहाँ पर 15C15 के स्क्वायर माइनस वाला है, तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे। ऐसे ही 15C1, इसे हम लिख सकते हैं 15C14, और इससे पहले वाला जो आएगा वो भी 15C14 आएगा, और वो पॉजिटिव आएगा, और यहाँ नेगेटिव है, वो एक दूसरे को काट देगा। ऐसे ही ये सभी एक दूसरे को काट देंगे, तो फाइनल आंसर आएगा 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट यहीं पर समाप्त होता है, और हमने यहाँ पर कॉम्बिनेटोरिक्स वाली पूरी यूनिट खत्म कर दी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। जो वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड करी आपको समझ आ रही होंगी। पेशेंस के साथ सुनना है, अब थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि ये टॉपिक आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, जो मैंने आपको पढ़ाया, जैसे कॉम्बिनेटोरिक्स हुआ, और जो भी जितने भी टॉपिक पढ़ाए मैंने, ये उतनी आसानी से आपको नहीं मिलेंगे। यदि आपको समझ आता है, पसंद आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और जो भी सजेशन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखता हूँ कौन सा टॉपिक होता है नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी कराऊँ या फिर कैलकुलस कराऊँ। बताइए कैलकुलस या प्रोबेबिलिटी, कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।